गाय माता है तो मणिपुर में जाकर बोलो ना माता है, गोवा में जाकर बोलो ना, केरला में जाकर बोलो ना माता है। ये उनके लिए एक राजनीतिक पशु है। राम उनके लिए आस्था का प्रतीक नहीं, आपके लिए हो सकता है। या मर्यादा पुरुषोत्तम राम, हनुमान जी को भी खूंखार बना दिया आजकल। राज्य की क्या भूमिका होती है? राज्य की भूमिका होती सिर्फ रोटी नहीं देना, डिग्निटी के साथ जीने के तमाम अवसर प्रोवाइड करना। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। और ये क्या कर रहा है? लाभार्थी 5 किलो अनाज दे रहा है, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है डिग्निटी के साथ जीने के लिए। 5 किलो अनाज आपको दे रहा है। तो इसलिए मैंने कहा ना कि दोनों के रिश्ता है और दोनों को समझना था, आरएसएस को समझना पड़ेगा। आओ दलितों हुक्मरान बनना था, तुमको राजा बनना था, सब पेट्रोल पंप अडानी को चला जाएगा, रिजर्वेशन खत्म, जाओ। गैस एजेंसी घर घर पहुंचा दिया, प्राइवेट पार्टी को घर घर पहुंचा दिया पाइप से। तो जब घर में पहुंच गया तो फिर सिलेंडर की क्या जरूरत? खत्म, रिजर्वेशन, जाओ, बनते रहो हुक्मरान। खुलेआम बाबा सब कह रहा है। एक बाबा पता नहीं कौन है, अंधा बाबा है, कहता है करंट नहीं लगता है जमीन पर। और एक बाबा है जिसको देखो जब निकलता है बोलता है कि इसका गुर्दा निकाल लेंगे, इसका कलेजी निकाल लेंगे। कौन है? परमहंस। ये पप्पू यादव को जो मार्क नहीं आएगा क्या करेंगे वो करेंगे। मेरा भी गुर्दा निकलवा रहा है। जैसे आप इंजीनियर डॉक्टर सब लोग बैठे इधर, गृह प्रवेश कीजिएगा तो आपको गोबर गणेश का पूजा करवाता है, नहीं? 1 रुपया डालो उस पर, 1 रुपया नहीं डलवाता है। वो टेस्टिंग मशीन है, लैब है। ये एम्स से पढ़ के आया है, IIM से पढ़ के आया है, देखते हैं क्या करता है। साइंस पढ़ा है, साइंटिस्ट है। अगर 1 रुपया वो डाल दिया उस पर, नमस्ते कर लिया, वो 7वीं पास पुरोहित जो है ना समझ लेता है भले ही डॉक्टर इंजीनियर IAS बन गया है, लेकिन इसके दिमाग में गोबर ही है। इसका टेस्टिंग करता है। मनुस्मृति अगर लागू हो जाए तो क्या वोटिंग राइट रहेगा? है? नहीं, उसमें भी कैटेगरी है। जनेऊ पहनने में भी कैटेगरी है। कौन किस तरह का जनेऊ पहनेगा ये भी डिफाइंड है। कौन 4 धागा, कौन 5 धागा, कौन 3 धागा, कौन पीला रंग का, कौन सफेद रंग का, ये भी समझिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो महीन काटते हैं, महीन। आपकी दिमाग की नसें तो ऐसी हाई वोल्टेज टेंशन में ले जाएगा और इतना ले जाएगा कि आप नशे पड़ जाएंगे। इसीलिए बच्चे सुसाइड करते हैं। ये बात सही भी है कि सबसे ज्यादा खूंखार जातिवाद तो आपको मिलता है इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, सबसे खूंखार। शुक्रिया। और वाकई एक्चुअली कल देर रात पटना से लौटा है, हाँ करीब 2:30-3 बजे आते आते हो गया। सुबह से लगातार कॉलेज में मीटिंग थी, इसलिए थकावट तो होती है। बहरहाल मैंने कहा कि चलिए 5 मिनट बोल लेता हूँ। 20 मिनट कहाँ से बोले। 2 जो मुद्दे यहाँ रखे गए हैं, सरकारी धन से पोषित सभी निजी क्षेत्रों में आरक्षण, और दूसरा भारत में आम चुनाव विकसित देशों की तरफ बैलेट पेपर से हो। बैलेट पेपर से हो इसका मतलब कि ईवीएम हटे। और राम टेके साहब ने तो टेक्निकल तरीके से समझाया है और सूरज जी ने भी समझाया है, लेकिन इसके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक निहितार्थ क्या है, इस पे मैं 5-7 मिनट बोलूंगा। और जो 2 मुद्दे हैं दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और दोनों मुद्दों को आप तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक कि आरएसएस को नहीं समझे। सब इस देश में जितने खुराफात हो रहे हैं उसके पीछे अगर आप देखेंगे तो कनेक्शन आपको आरएसएस से मिलेगा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? जो वोट का अधिकार है ये एक दिन में नहीं मिला है। पहले 1909, 1919-20 साइमन कमीशन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 1935 का एक्ट जिसको बेसिस पे संविधान आगे बड़ा बना,
फिर कैबिनेट मिशन, संविधान सभा। तो संविधान लागू होने से पहले जो वोट का अधिकार था सबको नहीं था। उसमें शिक्षा और संपत्ति के दो क्राइटेरिया होते थे कि आपको इतना शिक्षित होना है और इतना टैक्स पे किया है। वो आंकड़े आप देख लेंगे, हम सिर्फ आइडियाज पे बात कर रहे हैं। और डॉक्टर अंबेडकर जब साउथ बोरो कमेटी आई 1919 में, तो वो पहला एक पब्लिक अपीयरेंस है डॉक्टर अंबेडकर का। लिखित दस्तावेज भी उन्होंने दिए, मेमोरेंडम दिया, ज्ञापन दिया और कमीशन के सामने पेश हुए और मौखिक बात भी कही उन्होंने। आप पढ़िए, वो सब किताब में अवेलेबल है। तो मेरी अभी एक किताब आई है अंबेडकर और संसदीय लोकतंत्र, वो दस्तावेज मैंने डाल दिया उसमें। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि आप हजारों साल से, और अंग्रेजों की भी उन्होंने आलोचना की, कि जब आप दलितों को पढ़ने ही नहीं देते हैं तो उससे शिक्षा संबंधी योग्यता की अपेक्षा क्यों करते हैं? जब उनके लिए पैसे कमाने के रास्ते बंद हैं, दलित व्यापार नहीं कर सकते हैं, दुकान नहीं खोल सकते हैं, तो धन की जो योग्यता है उससे आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? और एक आम व्यक्ति भी जो पढ़ा लिखा नहीं भी है, उसमें इतना व्यवहारिक ज्ञान होता ही है कि अपने आसपास की समस्याओं, यह हमने देखा है गांव में, आप चल के देखें तो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन समझ बहुत होती है, अपने आसपास की समस्याओं को बेहतर समझ सकता है और बेहतर तरीके से रख सकता है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कई बार ऐसा नहीं कर सकता है। तो शिक्षा दो धारी तलवार है, वो कहते हैं। बोले पढ़े लिखे लोग तो रहे यहां पे, लेकिन इतना अत्याचार भी होता रहा ना, जितने जुल्म हुए दलितों पर, वो तो पढ़े लिखे लोग तो थे ही, अभी भी हैं। तो शिक्षा किसको और कैसे दे रहे हैं, इस पे निर्भर करेगा कि शिक्षा का क्या इस्तेमाल करेगा। अगर वो खराब आदमी हुआ तो दूसरे पर अत्याचार करेगा, उसका पैसा ठगेगा, उसको केस में फंसाएगा। और व्यक्ति अच्छा हुआ तो उस शिक्षा का इस्तेमाल मानवीय विकास के लिए करेगा, मानवता के लिए करेगा। ये बात सही भी है कि सबसे ज्यादा खूंखार जातिवाद तो आपको मिलता है इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, सबसे खूंखार। यह कारण नहीं है कि आईआईटीज और मेडिकल कॉलेजेस में बच्चे सुसाइड करते हैं, बहुत खूंखार तरीका है उसका। अरे गांव में तो झगड़ा भी करता है तब भी चौक पे बैठ के दोनों तंबाकू खा लेता है साथ मिलकर, 10 दिन बाद भी बैठ के तंबाकू खाता मिलेगा। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो महीन काटते हैं, महीन। आपकी दिमाग की नसें तो ऐसी हाई वोल्टेज टेंशन में ले जाएगा और इतना ले जाएगा कि आप नशे पड़ जाएंगे, इसीलिए बच्चे सुसाइड करते हैं। नीट का जितना पेपर लीक हो रहा, पेपर चोर, ये सब पढ़े लिखे लोग। 20-22 बच्चे इतना सुसाइड किए हैं, आपके सामने है। अब तभी निर्लजता से लोग कह रहे हैं हमने बच्चों को माफ करिए। अरे बच्चे माफी मांग रहे हैं आपसे, आप माफी मांगो देश से। 152 पेपर लीक्स, और राम मंदिर में वो क्या कहते, पैसा भी, चंदा भी लीक हो रहा है। तो पढ़े लिखे, ये पूरा आर्गुमेंट था उनका। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो आपको वोटिंग राइट मिला है वो एक लंबी प्रक्रिया का संघर्ष है, तब जाके आपको एडल्ट फ्रेंचाइज मिला है। वयस्क मताधिकार एक दिन में नहीं आया है, वो तकरीबन 40-50 साल का संघर्ष है, तब मिला है। जब आजाद हुआ भारत, संविधान सभा में भी इस पर बहुत बहस हुई। ये कुछ शिक्षा संबंधी कंडीशन रखना चाहिए, प्रॉपर्टी संबंधी रखना चाहिए, बहुत बहस हुई। प्रोफेसर केटी साहब थे जो थे हाउस में,
उन्होंने तो ये भी कहा कि एमएलए एमपी बनने के लिए भी कुछ एजुकेशनल पैरामीटर होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर कैटेगरिकली डिग्नाइड, और बोले नहीं, सबको वयस्क मताधिकार होना चाहिए, जो भी एक एज के ऊपर है सबको मिलना चाहिए। बहुत संघर्ष के बाद ही आया। तो मैंने कहा आरएसएस को समझना पड़ेगा। आरएसएस क्या इसमें कह रहा है? 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकार किया गया। ये ऐतिहासिक जगह है, यहीं पे पूरी सब बैठक हुई थी। यही इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब कहते हैं ना इसको। 30 नवंबर 1949 आरएसएस ने ऑर्गेनाइजर में लेख छापा। आज लेके नहीं आया हूं, से मेरे जेब में कागज रहता है, वो शायद हमारे के पास व्हाट्सएप में हो ऑर्गेनाइजर का वो आर्टिकल लिखता है और कहता है कि चूंकि यहां बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो इसलिए वयस्क मताधिकार से बहुत अधिक होप नहीं किया जा सकता है। ये प्रिंटेड है। इसका मतलब क्या है कि वयस्क मताधिकार नहीं रहे तो चलेगा, बहुत अधिक उम्मीद नहीं की जा सकती है। ये आम लोगों में समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था के बारे में समझ कम होती है। सोचिए जरा सा, कम होती है। इसलिए हम वयस्क मताधिकार से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। ये इनका जेनेसिस था, क्योंकि आरएसएस उसी आर्टिकल में लिखता है कि इसमें भारतीयता संविधान में कुछ भी नहीं है और इसमें मनुस्मृति का जिक्र नहीं है। इतनी महान हमारा संविधान था, मनुस्मृति वो बात कर रहा है वहां। तो मनुस्मृति अगर लागू हो जाए तो क्या वोटिंग राइट रहेगा? नहीं, उसमें भी कैटेगरी है। जनेऊ पहनने में भी कैटेगरी है। कौन किस तरह का जनेऊ पहनेगा ये भी डिफाइंड है। कौन 4 धागा, कौन 5 धागा, कौन 3 धागा, कौन पीला रंग का, कौन सफेद रंग का, ये भी समझिए। अब टॉयलेट जाते हैं तो कान पे लगाते हैं ना, वो क्यों लगाते हैं? वो इसलिए लगाते हैं कि वो देख के पता लग जाए कौन जात का है। नहीं, उसमें 3 धागे का रहेगा ना तो पता लग जाता है कि वैसे को 3 धागे का पहनना है। जी, इतना बड़ा साइंटिस्ट है लोग। जैसे आप इंजीनियर, डॉक्टर सब लोग बैठे इधर, गृह प्रवेश कीजिएगा तो आपको गोबर गणेश का पूजा करवाता है नहीं? 1 रुपया डालो उस पर। 1 रुपया नहीं डलवाता है। वो टेस्टिंग मशीन है, लैब है। ये एम्स से पढ़ के आया है, IIM से पढ़ के आया है। देखते हैं क्या करता है। साइंस पढ़ा है, साइंटिस्ट है। अगर 1 रुपया डाल दिया उस पर, नमस्ते कर लिया, वो 7वीं पास पुरोहित जो है ना समझ लेता है भले ही डॉक्टर, इंजीनियर, IAS बन गया है, लेकिन इसके दिमाग में गोबर ही है। इसका टेस्टिंग करता है। तो ये फिलॉसफी मनुस्मृति को जो समझता है, और आप में से मैं जानता हूं, आप में से बहुत सारे लोग यहां सब बड़ी बड़ी बात कहेंगे, चुनाव के समय जाएंगे तो चाहे बीजेपी से हो चाहे जेडीयू से हो, अपने जात वाले को वोट देके आते हैं। इसीलिए आपका ये हाल है, बुरा हाल है ना? जाएंगे यहां से तो सब बड़ी बड़ी बात हो जाएगी। तो पटेल जी है तो पटेल जी पता लगा कि आप कैसे अब नीतीश कुमार जी को वोट नहीं देंगे, तो देना। पासवान जी यहां बैठे होंगे तो बोलने कि आप तो चिराग पासवान को देना, तो जाओ उन्हीं से राइट्स ले लो ना, खत्म हो रहा, जाओ उन्हीं से राइट्स लीजिए ना। वो आप उसके लिए जिम्मेदार है कि अगर वैसे लोग को, जो आरएसएस को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि वोटिंग का जो पूरा चोरी का मामला है वो आरएसएस का फिलॉसफी का पार्ट है। जो एसआईआर हो रहा है, जो वोट कटिंग हो रहा है, सूरज की मोबाइल होगा उठा लीजिएगा, जो एसआईआर हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो वोट कट रहा है, बेसिकली ऑर्गेनाइजर में जो आर्टिकल छपा था उससे उसका रिश्ता है, उसी से रिश्ता है। एक बात क्लियर है कि इसके पीछे कौन लोग हैं? अभी जब से बीजेपी आई है तरह तरह के एक्सपेरिमेंट हो रहा है।
संविधान खुलेआम बाबा सब कह रहा है। एक बाबा पता नहीं कौन है, अंधा बाबा है, कहता है करंट नहीं लगता है जनेऊ में। और एक बाबा है जिसको देखो जब निकलता है बोलता है कि इसका गुर्दा निकाल लेंगे, इसका कलेजी निकाल लेंगे। कौन है? परमहंस। ये पप्पू यादव को जो मार के नहीं आया क्या करेंगे वो करें, मेरा भी गुर्दा निकलवा रहा है। नहीं, मैंने कल लिखा था कि थोड़ा टेस्टिंग इसी बाबा पे होना चाहिए, करंट लगता है कि नहीं लगता। वो गुर्दा कलेजी निकालते रहता है। कोई कहता है संविधान बदल लेंगे, कोई मनुस्मृति लागू करो, लेकिन सरकार किसी पे एफआईआर नहीं कर रही। आप सोचिए। इसलिए आप लोगों में से कोई भी अगर आरएसएस बीजेपी को वोट देते हैं किसी भी फॉर्म में, तो इसके लिए जिम्मेदार आप ही रोइए मत। मैं तो खुलेआम ताल ठोक के बोलता हूं कि सबके पीछे आरएसएस है। देश की सारी संस्थाओं पे आरएसएस ने कब्जा कर लिया है और बिना घोषणा किए हुए मनुस्मृति किस्तों में लागू कर रहा है। मनुस्मृति लागू करने का क्या मतलब है? कुछ नहीं। थाने में जाइए, आपका एफआईआर हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। न्यायालय में जाएंगे, आपको न्याय मिल जाएगा, मुझे नहीं मिलेगा। शो मी योर फेस, I will show you the rules. Show me your caste, I will show you the rules. तो मनुस्मृति में तो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से सजा है ना, अधिकार है। तो ये बात समझिए। कहां गया अनिल पटेल? किधर है? चला गया क्या? तो जात का नेता देखिए, मर्सिडीज गाड़ी जब बनती है चाहे कोई भी कार, तो जो कंपनी है मर्सिडीज वो टायर और ट्यूब सब नहीं बनाती है ना। सीट कोई और बनाता है, टायर ट्यूब कोई और बनाता है, इंजन कोई और बनाता है, बॉडी कोई और बनाता है। सबको असेंबल करके और मिलाता है, लगाता है पंच मर्सिडीज। तो आरएसएस अच्छी तरह समझ गया है बीजेपी कि दलित बैकवर्ड लोग जो है ना, बहुजन, ये इसको नौकरी शिक्षा पैसा वैसा नहीं चाहिए, सबको नेता बनना है, सबको जात का एक मंत्री चाहिए, है ना। इंजीनियर प्रोफेसर नहीं बनना है, बिजनेसमैन नहीं बनना है, जात का सबको एक एक मंत्री चाहिए। तो सब जात का जो है ना नट बोल्ट इकट्ठा कर दिया है। उधर मांझी है, उधर नीतीश कुमार है, सम्राट चौधरी आ गए, इधर चिराग पासवान है, इधर जयंत चौधरी है। सब नट बोल्ट टायर सीट कवर सब है, ये लोग हैं। और सबको मिला के मार देता पंच एनडीए। और एजेंडा किसका चलता है? एजेंडा चलता है आरएसएस का। ये मंत्री लोग अपना ओएसडी भी अपने आप से नहीं रख सकता है, जाके पता कर लीजिए। एक छोटा ट्रांसफर नहीं करा सकता है, पता कर लीजिए। खाली आप खुश रहिए कि हमारा जात का कितना बढ़िया लाल बत्ती में चल रहा है। बंगला पे गए थे, साहब के बंगला पर गए थे, ये समझ चुका है आरएसएस। इसीलिए आपकी दुर्दशा होगी। अभी देश में क्या माहौल है? भारतीय संविधान, भारतीय गणराज्य एक तरफ और मनुस्मृति, संघ परिवार, हिंदू राष्ट्र एक तरफ। दोनों में जब लड़ाई हो रही हो आमने सामने, तीसरा कोई जगह नहीं। एक तरफ इंडिया अलायंस, एक तरफ एनडीए। आज तक किसी पार्टी ने आरएसएस के लोगों को छोड़कर, बीजेपी के लोगों को छोड़कर, किसी पार्टी ने कहा कि हम संविधान बदलेंगे? किसी ने नहीं कहा। तो जब इंडिया और संविधान एक तरफ और भाजपा हिंदू राष्ट्र एक तरफ, तो एक आप जैसे लोगों को किसके साथ खड़ा रहना चाहिए? नहीं रहते हैं ना। सब जात, कोई पटेल उधर एनडीए में है तो कोई उधर है, जात के हिसाब से वोट देते हैं। इसीलिए ये हालत है। मैं तो कल भी मुजफ्फरपुर में 1.5 घंटा बोल के आया हूं। मेरे बड़े भाई भी बैठे हुए थे मीटिंग में। हमने कहा भाजपा से ये भी चुनाव लड़ेंगे तो 1 लाख खर्चा करके जाके इनको हराने कैंपेन करने जाऊंगा। ये बार बार इस प्रोग्राम में हम कहते हैं, लेकिन तब भी हमारे लोग जगते नहीं है। कितना बढ़िया यहाँ रेखा गुप्ता को वोट दिए थे कूद कूद के। बुलडोजर कहां चला? दिए थे कि नहीं? इसमें से बहुत लोग दिया था, मुझे पता है। तो बुलडोजर पहले अभी भी बचा, अब बस में जो है बोट बना दिया यहाँ पे।
है ना, लो मजे लो। दूसरी बात, बीजेपी आरएसएस को छोड़ दीजिए, बाकी इधर आइए तो मोर और लेस कमोबेश एक समाजवाद का उसमें रूप रहा है। पब्लिक सेक्टर का निर्माण, स्कूल कॉलेज खोलना, बैंक का राष्ट्रीयकरण, दर्जनों कंपनियों को टेक ओवर करना, राज्य तो राज्य स्टेट जहां पे बनाएगा तो उसमें जाहिर है कि रिजर्वेशन वगैरह लागू होंगे। भाई जितने बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ या पेट्रोलियम का हुआ तो इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम और सब में, भारत पेट्रोल सब में SC ST को मिला ना पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी। अब तब भी सब कहेगा दोनों एक है। 20 लाख सरकारी ऑफिसर तैयार हुए हैं उसी स्टेट की अफर्मेटिव एक्शन से। एक एक पेट्रोल पंप वाला, गैस एजेंसी वाला 10-10 लाख रुपए महीना कमा रहा है। वो स्टेट का एक्शन था। बाबा साहब का आइडिया था ना, राजकीय समाजवाद, कि जहां जरूरत होगी हम प्राइवेट रखेंगे, जहां जरूरत होगी हम पब्लिक सेक्टर बनाएंगे। तो बाबा साहब के बाद नेहरू से लेके राजीव गांधी तक यहां पे कंपनियां बनी कि नहीं बनी? सरकारी बनी ना, यूनिवर्सिटी कॉलेज खुले ना, मेडिकल कॉलेज खुले ना, इंजीनियरिंग कॉलेज खुले ना, IIM खुला ना। जब खुला तो उसमें सबको एंट्री मिला कि नहीं मिला? ये बात आरएसएस का फिलॉसफी क्या है कि सब लोगों के पास संपत्ति नहीं रही, ट्रस्टीशिप रहना चाहिए। देश के जितने संसाधन है, संपत्ति कुछ लोगों के हाथ में होना चाहिए। तो है तो 13 बरस में मोदी साहब ने 28 पुराने जो स्कीम थे उनके नाम बदले और रैपिड स्पीड में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। सरकारी कंपनी प्राइवेट हाथ में जा रहा है। एयरपोर्ट चला गया अडानी के पास। अब तक अडानी इंडियन ऑयल का ये जगह में लिखे मिलता है मुझे, अडानी इंडियन ऑयल। आओ दलितों हुक्मरान बनना था, तुमको राजा बनना था, सब पेट्रोल पंप अडानी को चला जाएगा, रिजर्वेशन खत्म, जाओ। गैस एजेंसी घर घर पहुंचा दिया, प्राइवेट पार्टी को घर घर पहुंचा दिया पाइप से। तो जब घर में पहुंच गया तो फिर सिलेंडर की क्या जरूरत है? खत्म, रिजर्वेशन, जाओ, बनते रहो हुक्मरान। तो ट्रस्टीशिप की कुछ लोगों के पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। हो रहा है प्रॉपर्टी, अंबानी के पास हो रहा है। राज्य की क्या भूमिका होती है? राज्य की भूमिका होती है सिर्फ रोटी नहीं देना, डिग्निटी के साथ जीने के वो तमाम अवसर प्रोवाइड करना। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। और ये क्या कर रहा है? लाभार्थी 5 किलो अनाज दे रहा है, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है डिग्निटी के साथ जीने के लिए। 5 किलो अनाज आपको दे रहा है। तो इसलिए मैंने कहा ना कि दोनों के रिश्ता है और दोनों को समझना आता है। आरएसएस को समझना पड़ेगा। पीएम केयर फंड, आम लोगों के पैसे गए, कॉर्पोरेट के पैसे गए, सब गए। 23 के बाद कोई रिपोर्ट नहीं है मेरे पास, कागज है, हिंदू ने रिपोर्ट छापा। ये प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, तीनों इसके ट्रस्टी हैं। हजारों करोड़ रुपए इसमें हैं, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट वेबसाइट जाके चेक कर लीजिए, नहीं। कहता है प्राइवेट ट्रस्ट है। अरे सरकारी पैसे से चल रहा है। ये नरेंद्र मोदी के नाम से ट्रस्ट नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के नाम से ट्रस्ट है। सरकारी जितने इसमें तंत्र लगे हुए हैं, जितना government.in पे जाके डोमेन पे देखिए लिखा होगा पीएम केयर फंड पे, अशोक स्तंभ का इस्तेमाल हो रहा है, वेबसाइट का इस्तेमाल हो रहा है, पब्लिक का पैसा इस्तेमाल हो रहा है। कह रहे हैं क्या है? प्राइवेट ट्रस्ट। तो प्राइवेट ट्रस्ट अपने गुजरात में जाके बनाते हैं ना। प्राइम मिनिस्टर केयर फंड क्यों बनाए? तो ये समझना बहुत जरूरी है। सबके अंदर केंद्र बिंदु में कौन है? आरएसएस की विचारधारा। असली लड़ाई से नेता को बदल देगा। धर्मेंद्र प्रधान को हटाया तो उससे भी घटिया आदमी को लेकर आया। इंडिविजुअल डजंट मैटर, इसको नहीं उसको बैठा दो। हमारे तो कितने बैकवर्ड मिनिस्टर सब हैं यहां पर, दलित मिनिस्टर, बैकवर्ड मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर भी दलित ही है, राष्ट्रपति ट्राइब है। तो एजेंडा किसका लागू हो रहा है?
संविधान का लागू हो रहा है कि मनुस्मृति का लागू हो रहा है? तो सबसे जरूरी बात है, ये मांगने से तो साला बच्चा दूध भी नहीं मिलता है। वोट का चोट करी, और जब तक इनको सत्ता से बाहर नहीं करेंगे, आपको पता नहीं रोज कुछ न कुछ बेच देता हुआ। जब इन्होंने कुरान को नहीं छोड़ा, इन्होंने गाय, बोले गाय माता है, तो मणिपुर में जाकर बोलो ना माता है, और गोवा में जाकर बोलो ना, केरला में जाकर बोलो ना माता है। ये उनके लिए एक राजनीतिक पशु है। राम उनके लिए आस्था का प्रतीक नहीं, आपके लिए हो सकता है। या मर्यादा पुरुषोत्तम राम, हनुमान जी को भी खूंखार बना दिया आजकल, कार में ऐसे चिपकाया रहता है, ऐसे खूंखार ऐसे करते हैं, बच्चा डर जाता है, ऐसे खूंखार बना हनुमान। राम जी को भी रघुपत राम तीर का पता नहीं रोज रात भर किसको तीर मारना है। पहले बेनोवलेंट राम होते थे, परोपकारी राम का चित्र बनाया जाता था। तो राम भी इनके लिए ना धन कमाने के और राजनीति करने के उपकरण, औजार पर हैं। जो आदमी राम का पैसा, तो कहते हैं गांव में कहते थे कि भाई भगवान पर चढ़ावा मत उठाना, पाप लगता है। और यही सब जाके जो है वही चोरी करता है। भाजपा, आरएसएस, आपके जितने मैं नहीं कर रहे, पहले घी की नदी भरी थी, थोड़ा बहुत होप था, एक आशा थी, होप था। अब मुसलमान जो है वो तो खाली कहता है भाई ऐसा है, मेरा फ्रिज मत देखना क्या खाना है, कौन सा मीट रखा हुआ है। इतना आतंक फैला दिया है ना। तो इसको हराइए, जब तक हराएंगे नहीं ना तब तक इनका निदान नहीं निकलने वाला है। शुक्रिया, जय हिंद।